हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों की ऊष्माधारिता। तो ये जो वर्ड है ऊष्माधारिता, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सपोज हमारे पास कोई क्रिस्टल है या कोई सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, उसको हमने हीट दी, उसको हमने बाहर से डीक्यू हीट दी और उस हीट की वजह से उसका टेम्परेचर, शुरुआत में मान लीजिए उसका टेम्परेचर T1 था और हमारे हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T2। तो उसके टेम्परेचर में चेंज कितना आ गया, T1 माइनस T2 हो गया टेम्परेचर उसका, मतलब जो चेंज आया, सपोज उस चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं dt से। तो अगर हम किसी एलिमेंट को बाहर से कोई हीट देते हैं और हीट देने से उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन, ठीक है, 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए या उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए, तो ये जो हीट कहलाती है, इसी हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या फिर ऊष्माधारिता। फॉर्मूला होता है सी, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरह से देखी जाती है। अगर जो एलिमेंट है हमारा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमने, उसका वॉल्यूम हमने बदला नहीं है और हमने उसको हीट दी है और हीट देते वक्त उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज हो गया, तो जो हमने हीट दी है उसी हीट को हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये किस पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। इसी तरह से अगर हीट देते वक्त हमने उसका प्रेशर चेंज नहीं किया है तो हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी। ओके, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या नीचे लिखने का मतलब है वो टर्म कांस्टेंट है और यहाँ हो जाएगा p। ठीक है, सो टेम्परेचर में चेंज कितना आना चाहिए, 1 केल्विन ना। तो ये देखो dt की वैल्यू जैसे ही हम 1 कर देते हैं, cp किसके इक्वल आ गया, dq के लिए। तो यानी कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए दी गई हीट जो होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब सीवी के केस में इसका फॉर्मूला जो है, उसका फॉर्मूला है, सीवी के केस में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv। क्योंकि यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये जो dv होता है वो क्या हो जाता है, 0, क्योंकि dv क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम में चेंज, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv 0 हो गया। तो उस कंडीशन में dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, du। ओके, ये dq होती है हीट, du होती है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, उस एलिमेंट की खुद की इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये तो बात हो गई हीट कैपेसिटी की। दूसरा वर्ड आता है स्पेसिफिक हीट का। तो ये वर्ड हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट दोनों ही सेम चीजें हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन दी तो हमने सिर्फ ये लिखा था कि कोई भी एलिमेंट होगा उसको हम बाहर से dq हीट देंगे और उसमें चेंज आ जाएगा dt का। तो अगर 1 केल्विन हो जाता है ये, तो dq को ही हम हीट कैपेसिटी कह देंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट हमने लिया है, इसका मास हम कितना भी ले सकते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन देनी है तो इसके मास के बारे में भी हमें ये कह दिया जाता है कि इसका द्रव्यमान भी आप कितना लोगे, यूनिट, यानी एकांक द्रव्यमान लोगे। सो यूनिट मास के एलिमेंट को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हम बाहर से देंगे, उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो फर्क क्या हो गया हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के अंदर, अगर हम किसी एलिमेंट का टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए एनर्जी देंगे तो वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी, और अगर उसी एलिमेंट का द्रव्यमान भी एकांक ले लिया तो सेम हीट जो है वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं लेटिस स्पेसिफिक हीट। तो सपोज आपके पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, लेटिस या फिर क्रिस्टल, जो भी आप नाम दें। जब हम इसको बाहर से हीट देते हैं तो वो हीट दो काम करती है। एक तो इसका जो एटम होता है इस हीट को लेके अपनी जगह पर वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ओके, जो हीट आप बाहर से दे रहे हो उसको लेके ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है। और दूसरा क्या होता है कि हर एटम, आप जानते हो क्या होता है एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो बाहर से जब हीट देते हैं तो ये जो नीचे वाले यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी लेके ऊपर वाले लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेशन हो जाता है इनका, यानी ग्राउंड स्टेट को छोड़ देते हैं और अपने से ऊपर वाले लेवल में चले जाते हैं। तो जो हीट हमने दी है वो दो तरह का काम करती है। एक तो वाइब्रेशन देती
देती है, तो वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो क्योंकि दोनों ही केसेस में हम जो हीट दे रहे हैं, वो इस क्रिस्टल की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, ओके? वो इसकी इंटरनल एनर्जी को तो चेंज कर रहा है, लेकिन इंटरनल एनर्जी 2 तरह से चेंज हो रही है। एक तो वाइब्रेशन की वजह से और एक इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक्साइट होने की वजह से। इसलिए हम जो लैटिस होता है, उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी, इस यू का मतलब है टोटल इंटरनल एनर्जी, कुल आंतरिक ऊर्जा, ओके? तो क्रिस्टल की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो 2 पार्ट में होती है। एक तो लैटिस, लैटिस का मतलब जालक, और एक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये किस वजह से आया है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले लेवल में शिफ्ट होने से। और ये किसकी वजह से आया है? एटम के अपनी जगह पर वाइब्रेट करने से। अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, नियत आयतन पे यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रखा जाए, तो हमें जो डेफिनेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी? सीवी की मिलेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी लैटिस होगा, उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी या हीट कैपेसिटी, कुछ भी नाम दे लीजिए, वो 2 तरह के कंट्रीब्यूशन होंगे उसमें, लैटिस वाला पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट। और मैंने क्लियर कर दिया है लैटिस वाला पार्ट कैसे आता है और इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट कैसे आता है। रूम टेम्परेचर पे ये देखा गया है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जब हम ये चीज़ रखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। आगे जाके हम इसका रीज़न पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर्स में हम ये प्रूव भी करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा क्यों होता है कि इसका कंट्रीब्यूशन इस लैटिस के सामने वाले की तुलना में बहुत कम होता है। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जो एटम्स होते हैं, वो वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, वो डोमिनेट करती है। इसलिए जो सीवी होता है, हम उसके फॉर्मूले में केवल लैटिस को ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को 0 मान लेते हैं। ओके? ऐसा क्यों करते हैं वो अपन देखेंगे। आइंस्टीन और डिबाई ने इसको समझाने की पूरी कोशिश की थी। सबसे पहले इसको समझाने के लिए क्लासिकल थ्योरी आई थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसे कहते हैं ड्यूलोंग पेटिट लॉ, ठीक है? इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था ये। विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत, ओके? ड्यूलोंग पेटिट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा है कि रूम टेम्परेचर पे केवल लैटिस वाले पोर्शन को कंसीडर करो, और लैटिस वाला पोर्शन किसकी वजह से आया था? वाइब्रेशन की वजह से आया था। तो यहाँ पर क्या होगा? एक एटम है, ठीक है? वो अपनी जगह पर वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एसएचएम में होते हैं। अब हम जानते हैं कोई पार्टिकल जब अपनी जगह पर वाइब्रेट करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके पास 2 तरह की एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों एनर्जीज आपस में एक दूसरे में बदलती रहती है। मतलब जब ये बढ़ती है तो ये घटती है, जब ये घटती है तो ये बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाती है m स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2m। सो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। सपोज हमारा एटम केवल एक दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, और वो है कौन सी दिशा? x दिशा में, ठीक है? बाद में हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं डेली लाइफ में, हम जितनी भी बॉडीज देख रहे हैं, सब 3 डायमेंशनल है। कोई भी पार्टिकल को हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ही दिशा में वाइब्रेट करेगा। जब भी हम उसको एनर्जी देंगे, वो तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। लेकिन पहले हम कैलकुलेशन एक के लिए करेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वो x में वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? px स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ px क्या होगा? x दिशा में उसका संवेग यानी कि मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, इस एसएचएम के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं अपन? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। और ये के जो होता है वो कैसे लेते हैं? आपको ध्यान हो तो ओमेगा की वैल्यू हम लेते हैं रूट के अपॉन एम। यहाँ से ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा? के अपॉन एम, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में के की जगह रखेंगे हम एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये टोटल एनर्जी होती है किसी ऐसे एटम की जो बाहर से हीट देने पर वाइब्रेशन शुरू कर देता है, तो उसको इतनी एनर्जी मिल चुकी है। ऐसे ही सारे एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, तो हम सबकी एवरेज एनर्जी निकालेंगे। ये ऊपर बार लिखने का मतलब क्या है? एवरेज एनर्जी निकालेंगे। तो यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी होती है, वो EdN/dN से दी जाती है। अब ये कैसे आया फॉर्मूला? तो ये समझने के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये समझने के लिए यहाँ पर देखो, सपोज आपसे कहा जाए कि N1 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E1 है,
N2 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी E2 है, N3 पार्टिकल ऐसे है जिनकी एनर्जी E3 है। आपसे कहा जाता है कि एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे। यही निकालने का तरीका होता है औसत ऊर्जा निकालने का। सो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो इन सब का एडिशन हो रहा है, तो इसको समेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। समेशन में आ जाएगा Ni EI और अपॉन समेशन में आ जाएगा Ni, राइट। और हमारे पास अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे हो रहे हैं और रेंज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब रेंज काफ़ी छोटी-छोटी हो रही है और ये नंबर गिनने लायक नहीं है, समेशन कब यूज़ करते हैं, जब उनको गिना जा सके। लेकिन अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ इतनी ज़्यादा है जिनको गिना ही नहीं जा सके, तो समेशन की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में मान लीजिए Dn ऐसे एटम थे जिनकी एनर्जी थी E, तो उनके करस्पॉन्डिंग टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Dn इंटू ई, और नीचे समेशन की जगह रख देंगे तो समेशन की जगह आ जाएगा Dn। तो E Dn अपॉन Dn ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके, सो ये E Dn आ गया और एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स Dn इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। ओके, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करके एक पेपर था सेकेंड ईयर में, अगर आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि कुछ पार्टिकल अगर मान लीजिए जिनकी एनर्जी E से लेके E प्लस DE रेंज में हो, ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी E से लेके E प्लस DE रेंज में हो, उनकी संख्या जो होती है Dn वो प्रोपोर्शनल होती है E की पावर माइनस E अपॉन KT। ये आप मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका डेरिवेशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो Dn पार्टिकल है उनकी एनर्जी जो है वो E के करस्पॉन्डिंग है, तो उनकी जो संख्या होगी वो संख्या किसके प्रोपोर्शनल आएगी, एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर के प्रोपोर्शनल आएगी। सो ये मैंने जो रिजल्ट उठाया है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, ठीक है। यानी ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी है E, उनकी जो संख्या होगी वो एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई KT के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। तो देखो ये जो Dn है ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है, और यही Dn नीचे भी आएगा। तो क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह यहाँ पर अगर इस साइन को हटा के हम कोई कांस्टेंट के लगाते भी हैं तो वो कांस्टेंट के ऊपर भी आएगा और वही कांस्टेंट के नीचे भी आएगा, तो कांस्टेंट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ऊपर भी एक्सपोनेंशियल मिलेगा और नीचे भी एक्सपोनेंशियल मिलेगा। तो केवल E को रहने दो और इस Dn की जगह E की पावर माइनस E बाई KT रख देंगे और इस नीचे वाले Dn की जगह भी E की पावर माइनस E अपॉन KT हम रख देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले देखो E है, ओके, मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इस E की वैल्यू पुट करते हैं, तो E की वैल्यू अभी अभी ऊपर अपन को मिली थी px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ये वाली, और Dn की जगह जैसा मैंने बताया था कि E की पावर माइनस E बाई KT, सो ये माइनस आ गया, ये पूरा E हो गया और ये KT हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, हर पार्टिकल के लिए x कोऑर्डिनेट अलग आएगा, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और उसका मोमेंटम अलग होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। देखो 2 कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू में क्या आता है, k और m दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट। सो ओनली px बदल सकता है और x बदल सकता है, इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के निशान भी अब 1 से बढ़ के क्या हो जाएंगे, 2। यहाँ पर केवल Dn था इसलिए 1 लगा हुआ था, अब यहाँ पर 2। पर ध्यान रखना अब इसकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पर 0 से इन्फानाइट क्यों लगाया था, क्योंकि इस वक्त जो इंटीग्रेशन हो रहा था वो नंबर पे हो रहा था और नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको कोई कहे कि कितने एटम है, आप बोलोगे -2 एटम है, -2 एटम कभी नहीं हो सकते, या तो 0 हो सकता है मिनिमम या 1 हो सकता है। तो जब तक नंबर पे इंटीग्रेशन लगेगा तब तक लिमिट आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मोमेंटम और एक्स पे लग जाएगा तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से जा सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि ओरिजिन के एक साइड प्लस एक्स होता है और एक साइड माइनस एक्स होता है, तो पार्टिकल इधर भी आएगा और उधर भी जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी जो हो सकती है एक्स की वो 0 से इन्फानाइट प्लस एक्स में जा सकती है और 0 से माइनस इन्फानाइट माइनस में। उसी तरह से जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू भी आप जानते हो m इंटू वी होता है, जहां v क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकती है, इसलिए उसकी भी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की रेंज हमने सारी कंसीडर कर ली है। आई होप इट इज क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पर px और x वेरिएबल हैं इसलिए इंटीग्रेशन इनके रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो हमने dpx और dx यहाँ पर लगा दिया। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में ओनली dn है, तो dn का मतलब सिर्फ e की पावर माइनस e अपॉन KT और dpx अपॉन x। चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया है,
अब देखो यहाँ पे ये px स्क्वायर अपॉन 2m है। पहले इसको एक्सपोनेंशियल के पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस साइन है तो ये देखो px स्क्वायर बाय 2m है, इसको एक्सपोनेंशियल के पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और dpx वाला भी साथ में आ गया। फिर प्लस साइन है तो ये प्लस साइन अपन ने यहाँ लगाया और फिर हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर वाला पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल के पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया। नीचे कोई भी चेंज नहीं किया है, नीचे वाला टर्म एज इट इज है। उसके बाद देखो क्या किया है। हम्म उसके बाद आपके पास सपोज एक चीज होती है a प्लस बी अपॉन सी, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो जो बीच में प्लस साइन है इसलिए हमने यहाँ पर ये देखो प्लस साइन रखा और एक फैक्टर को यहाँ लिख दिया और दूसरे फैक्टर को यहाँ लिख दिया। नीचे वाला टर्म दोनों के अंदर अपीयर हो चुका है। ये वाला टर्म मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे। ये देखो है ना, प्लस करने के बाद हमने इस तरह से लिया है ताकि ये चीज आपको विजुअल हो जाए। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखना अब एक्सपोनेंशियल में सपोज एक्सपोनेंशियल आपके पास है माइनस ए प्लस बी, तो उसे क्या लिखा जा सकता है e की पावर माइनस ए इंटू ई की पावर माइनस बी लिखा जा सकता है, राइट। सो हमारे पास भी ये देखो a प्लस बी है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है px स्क्वायर है, सो px वाले के साथ हमने एक्सपोनेंशियल में px वाला पोर्शन ले लिया और dpx लगा दिया और x वाले के साथ में x का ले लिया। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास देखो ये px वाला है उसको px के साथ लिख लो और जो x वाला है उसको x के साथ लिख लो और मल्टीप्लीकेशन में रह सकते हैं दोनों। यहाँ पर भी हमने देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर वाला है तो इसके साथ px तो आएगा ही नहीं, तो ये x वाले के साथ आपको x वाला लिखना है और px वाले को अकेले रखना है। सो देखो मैंने px वाले को अकेले रखा है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो ये एक्सपोनेंशियल px वाला पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल वाला है, इसको मैंने dpx के साथ में रख दिया। फिर इंटीग्रेशन में ये x वाला फंक्शन पूरा आ चुका है और ये एक्सपोनेंशियल में x वाला फंक्शन आ गया और dpx हो गया। नीचे भी हमने इनको अलग अलग कर दिया, ये देखो नीचे भी हमने इनको अलग अलग कर दिया। इसके बाद देखो हमने क्या किया है, हाँ यहाँ तक हम आ गए थे। उसके बाद हमने क्या किया है, ये देखो ये वाला पूरा इंटीग्रेशन और नीचे वाला x वाला पूरा इंटीग्रेशन सेम है बिल्कुल, तो ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ px वाला px वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमने कैंसिल क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में सिर्फ px है, नीचे वाले में सिर्फ px है, लेकिन यहाँ px के साथ साथ px का दूसरा फंक्शन भी है, जबकि x में कोई फंक्शन एक्स्ट्रा नहीं है इसलिए x वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, इधर px वाला कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ ये टर्म बचेगा और यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बचेगा। अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये देख लो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा, जहाँ की अल्फा कोई कांस्टेंट है, यू स्क्वायर डी यू का फॉर्मूला होता है ये, और अगर एक्सपोनेंशियल के साथ साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा यू स्क्वायर है तो फॉर्मूला होता है ये। अब हम दोनों अप्लाई करेंगे, तो दोनों अप्लाई करने के लिए देखो हम क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन में एक तो ये टर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखो u की जगह हमारे पास क्या है, u की जगह हमारे पास है px, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, माइनस की जगह माइनस है, और अल्फा क्या होगा, जो भी यू स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, तो जो भी पी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास होगा अल्फा, सॉरी ओनली अल्फा। सो अल्फा हमारे पास कितना होगा 1/2m इंटू के टी। तो बस पाई की जगह पाई रखो, अल्फा की जगह ये पाई आ जाएगा और ये अल्फा आ गया, ठीक है। इसी तरह से यही फॉर्मूला अगर हम एक्स में अप्लाई करें, यही फॉर्मूला हम एक्स पे अप्लाई करें तो हमारे पास यू की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और अल्फा इस केस में हमारे पास क्या है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 kt, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा। सो पाई अपॉन ये तो हमको यहाँ से मिल गया, और पाई अपॉन ये देखो अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। ये तो इस फॉर्मूले से आ गए। सिमिलरली यू स्क्वायर वाले में देखो 1/2 पाई बाय अल्फा क्यूब है, तो 1/2 फैक्टर एज इट इज आया। अल्फा हमारे पास पी एक्स वाले केस में क्या था 1/2 mkt था, तो वो रख दिया, और एक्स स्क्वायर के केस में हमारे पास अल्फा क्या था एम ओमेगा स्क्वायर 2 kt, तो उसका क्यूब रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करने से ही मिल गया। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, देखो है ना, एक इंटीग्रेशन हमने ये निकाल लिया, एक इंटीग्रेशन हमने ये निकाल लिया, एक इंटीग्रेशन हमने ये निकाल लिया, और एक इंटीग्रेशन हमने ये निकाल लिया। ये चारों की वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे, आप देख लेना एक बार। ये 1/2 हम तो था ही पहले से, ये एक इंटीग्रेशन हमको मिला है, ये दूसरा इंटीग्रेशन हमको मिला है, ये तीसरा इंटीग्रेशन हमको मिला है, और ये चौथा इंटीग्रेशन हमको मिला है। ये फैक्टर पहले से वहां पर मौजूद था, ठीक है। इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, वी विल गेट द आंसर kt।
हमारे पास एवरेज एनर्जी जो है वो कितनी आ जाएगी, kT के इक्वल आ जाएगी। और इस वक्त हमने क्या माना था कि एटम केवल x दिशा में वाइब्रेट कर रहा है, तो x दिशा में वाइब्रेशन से उसकी टोटल एवरेज एनर्जी कितनी आई है, kT। जबकि हमारे पास एटम कितनी डायरेक्शन में कर रहा है, 3 डायरेक्शन में। तो टोटल एनर्जी मैंने कहा था 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के अंदर अगर कोई बोले एवरेज एनर्जी होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एटम के पास मिनिमम उतनी एनर्जी तो होगी ही होगी, है ना। 3 kT ऑन एन एवरेज एनर्जी है। अगर एक के पास इतनी है तो आपके पास सपोज सब्सटेंस कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल में एटम्स की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसको सपोज अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 मोल की एनर्जी अगर हमें निकालनी हो तो 1 मोल की एनर्जी में नंबर ऑफ एटम कितने हुए, n। एक के पास कितनी एनर्जी है, 3 kT, तो n के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, 3n kT हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑसिलेशन इन 3D, सो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3n kT। ये U लिख लेते हैं 1 मोल के लिए, है ना, 1 मोल के लिए, क्योंकि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, n के इक्वल्स टू r होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3RT के बराबर। CV अगर हमको निकालनी है तो du/dt करेंगे, du की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा 3r विच इज अ कांस्टेंट, है ना, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कांस्टेंट। तो CV की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3r, और इसी लॉ को बोलते हैं ड्यूलोंग पेटिट लॉ। ड्यूलोंग पेटिट लॉ बोलते हैं। अब इसकी कमियां क्या थी, ऐसा देखा गया है कि रूम टेम्परेचर पे तो ये CV की वैल्यू 3R के इक्वल आती है, बिल्कुल सही आती है, लेकिन 0 से लेके 20 केल्विन जो कि लो टेम्परेचर है ना, काफी लो टेम्परेचर पे जाके ये वैल्यू अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए अलग अलग आती है। अब ड्यूलोंग पेटिट लॉ के हिसाब से तो CV की वैल्यू 3R आ रही है, यानी कि अगर CV और T में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो सपोज यहाँ पर 3R है तो ये ग्राफ ऐसा चलना चाहिए, राइट, क्योंकि ग्राफ में कहीं पर T टर्म ही नहीं आ रहा है तो T पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए। तो ये देखा गया है कि 40 केल्विन के बाद में, है ना, 40 केल्विन के बाद में तो सबका ग्राफ ऐसा ही बनता है, लेकिन 40 केल्विन से नीचे यानी कि स्पेशली 0 केल्विन से 20 केल्विन वाली जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये ग्राफ कुछ ऐसा पाया गया। ये ग्राफ सबके अलग अलग बने, मैं बता देती हूँ। सो नॉन मेटल यानी कि अधातुएं, अधातु के लिए जो CV का ग्राफ था वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, अल्फा इज सम कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, तो अल्फा T क्यूब के हिसाब से ग्राफ बना था, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे CV कम हो रहा था। जबकि इस फॉर्मूले से तो टेम्परेचर आप कितना ही करो CV चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये गलत रिजल्ट हो गया। मेटल यानी कि धातु, मेटल के लिए ये वैल्यू आती है अल्फा T क्यूब प्लस गामा T, जहां अल्फा और गामा कांस्टेंट होते हैं, तो अगेन टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया, यानी धातु के लिए भी रिजल्ट गलत आ गया। लेयर्ड कंपाउंड, परतीय यौगिक, है ना, जिनमें परतें बनती है, सो उनके लिए ये वैल्यू आई थी अल्फा T², अगेन गलत हो गया। लीनियर कंपाउंड, रैखिक यौगिक, इनके लिए भी ये रिजल्ट गलत आया। तो स्पेशली अगर अपन मेटल के लिए बात करें तो मेटल के लिए जो ग्राफ एक्चुअल में आता है वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, CV वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ऐसे जाके और ऐसे बढ़ता है, और ये जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, ये आती है हमारी 3R। सो यहाँ पर जब देखो 3R बनती है, सो ये रेंज हमारी रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो रूम और हाई में तो ये रिजल्ट सही आ रहा है, 3R के हिसाब से ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये रेंज हमारी हो गई 0 to 20 केल्विन। तो इस रेंज में जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं CV घटता जाता है और लास्ट में CV 0 हो जाता है। तो ये रेंज जो है वो ड्यूलोंग पेटिट या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे उनका रिजल्ट सही था, तो डेफिनेटली इस लॉ को हम सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। इसीलिए सेम ये चीज समझाने के लिए बाद में आइंस्टीन ने अपना मॉडल दिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आइंस्टीन ने CV के इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या-क्या चेंजेस कंसीडर किए।